हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं बूस्टर सीरीज को लेकर के, जिसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के आंकिक न्यूमेरिकल की। चैप्टर का नाम आपको पता होगा वैद्योद्धारिता है, जिसमें हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं, जिसमें 20 या 20 प्लस न्यूमेरिकल कंप्लीट किए गए थे, और आज की क्लास पार्ट 2 होने वाली है। तो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अब की क्लासों की खास बात यह होने वाली है कि पीछे जो 4 या 5 क्लासें आपको दी गई हैं, उनमें एंड में आंसर को फाइंड नहीं किया गया था, तो कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि आंसर नहीं किया जाता है। तो अब से न्यूमेरिकल तो कम लिए जाएंगे, बट कंप्लीट आंसर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छा सवाल होने वाला है, 2022 में पूछा भी गया है ना। इसके लिए आपको कुछ बेसिक टेम्परामेंट आना चाहिए, और वो ये है कि सभी को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी आफत है, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। अगर हम एक चतुर्भुज लें, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर आप एक चतुर्भुज उठाएं, देखते हैं बनता है। चलो बस ऐसे ही मान लेते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बनाया और इसके दो विकर्ण लिए, है ना। एक ये ए और बी, अगला सी और डी, है ना। इसमें हमने एक विकर्ण के अक्रॉस एक सेल लगा दिया, ऐसे, है ना। सेल का जो ईएमएफ है वो ई मान लिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर इनके अक्रॉस हम रजिस्टर लगा दें हर साइड पर, जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस का नाम P माना, इस वाले का Q माना, इस वाले का R माना और इस वाले का S माना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगला जो दूसरा विकर्ण है CD, देख पा रहे होंगे आप। इस CD विकर्ण में मान लो हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारामापी जिसे कहते हैं। तो व्हीटस्टोन से तो ये कहता है कि अगर ब्रिज संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति का अर्थ ये है कि जो ऊपर वाली दो भुजाएं हैं, अगर उनके प्रतिरोधों का अनुपात नीचे वाली दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। बात समझ में आ गई सभी बच्चे को। और इसका जो इसका जो रजिस्टर लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, P अपान क्यू इक्वलेंट R अपान S, है ना। और ये केवल प्रतिरोध के लिए सत्य नहीं है, ये कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, उन सब के लिए भी सत्य है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में भी काम करता है। तो कैपेसिटर में क्या काम कर रहा है, ध्यान से देख लो भैया। तो ये वाला चार, ये वाला चार, ये वाला चार, ये वाला चार, मतलब ये वाले दोनों चार आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी। ये वाले इधर वाले कौन से क्रम में है, श्रेणी। बट आपस में सर्किट कौन से क्रम में होने वाला है, समांतर क्रम में होने वाला है। तो इस केस में जो 5 माइक्रोफैरड वाली धारिता होगी वो अप्रभावी रहेगी। अप्रभावी क्यों रहेगी, क्योंकि ध्यान से देखो तो यहां भी 4 लिखा है, यहां भी 4 लिखा है, यहां भी 4 लिखा है, यहां भी 4 लिखा है। अगर इन साइडों का अगर अनुपात देखो तो 1:1 है, तो क्या इन साइडों का अनुपात भी 1:1 है। तो अगर अनुपात इक्वल है तो ये भैया रहेगा अप्रभावी। मतलब इस सर्किट को सॉल्व करने में इस 5 माइक्रोफैरड का कोई रोल नहीं होगा। तो हम इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं अपने सवाल को लेकर के, है ना। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पर। तो समझ में आ गया होगा कि इस 5 माइक्रोफैरड को हमें काउंट नहीं करना है। तो ए और बी के बीच मुझे तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये वाला सी, ये वाला सी आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी। तो सबसे पहले इन दोनों को हम नेट निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में सूत्र आप सभी को आता ही होगा कि 1/c होता है भैया। तो हमने 1/c और इसे मान लिया c डैश, 4 और 4 मतलब C1 और C3 का आंसर। तो हमने लिखा 1/C1, 1/C1 की वैल्यू 4 है, प्लस 1/C3, C3 की वैल्यू है भैया 4, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एलसीएम मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा भैया 2/4। ये वैल्यू आ गई 1/c डैश, और अगर हम यहां से c डैश निकालेंगे तो हो जाएगा भैया 4/2, और 4/2 का मतलब होगा 2 माइक्रोफैरड। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चे को आया होगा। अच्छा, C1 C3 अगर श्रेणी में थे तो क्या भैया C2 एंड C4 भी श्रेणी क्रम में ही हैं। तो उन दोनों का नेट मान लेते हैं 1c डबल डैश। तो वापस से लिखा जाएगा 1/4 प्लस 1/4। चूंकि ये पैटर्न सेम है तो हम इसका सीधा सीधा आंसर भी ले लेते हैं, 2 माइक्रोफैरड। उम्मीद करते हैं वापस तुम्हें समझ में आया होगा। अब इन दोनों के जो C डैश और C डबल डैश हैं वो आपस में कुछ ऐसे पैटर्न में नजर आएंगे। ऐसे पैटर्न का मतलब ये दोनों पॉइंट दो ही बिंदुओं के बीच लगे होंगे, तो ऐसा क्रम हो जाएगा भैया समांतर। कौन सा क्रम, समांतर क्रम।
और समांतर क्रम का भैया फार्मूला आप सभी जानते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, सी ए बी सी डैश प्लस सी डबल डैश। अब बोलो कितनी वैल्यू है, 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो सी ए बी भैया निकल के आ गया 4 माइक्रोफैरड। क्या ये आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। आगे की कहानी कुछ और भी कह रहा है, कह रहा है यदि ए और बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक संधारित्रों पर आपको चार्ज फाइंड करना है। तो ऐसे केस में क्या करो, चार्ज बांटने से पहले नेट चार्ज निकाल लो। तो हम यहां पे लिखते हैं क्यू टोटल, क्यू टोटल मतलब क्यू टोटल, क्यू टोटल बोलो कितना निकले भैया, सीवी, सीवी का मतलब है सी ए बी है ना, एंड वी ए बी मतलब ए और बी का भी जो वोल्टेज है और कैपेसिटर है वो चीज लिखनी है अपने को, है ना। तो बताओ सी कितना निकला भैया, 4 माइक्रोफैरड गुणे वी कितना है 15, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 60। और चूंकि ये टर्म माइक्रो था तो हम इसे लिखेंगे माइक्रो कुलाम। उम्मीद करते हैं सभी को क्यों टोटल जरूर समझ में आया होगा, बात क्लियर होगी सभी को, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो तो कुछ बातें और तुम्हें वापस याद करनी चाहिए। क्या श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है और जो वोल्टेज है वो ड्रॉप आउट रहता है ना, और जो समांतर क्रम पैटर्न होता है उसमें जो चार्ज है वो चेंज रहता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना। अब ध्यान से देखो तो C1 और C3 चूंकि श्रेणी क्रम में थे तो इन दोनों में जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा, और C1 C3 का भैया जो नेट आंसर आया था वो 2 माइक्रोफैरड आया था। तो हम यहां पे लिखेंगे Q13 का मतलब समझ आया ना, C1 और C3 का, है ना। तो Q बराबर CV, अब ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो C निकला था भैया वो 2 निकला था, इंटू V कितना है सवाल में, V है भैया 15, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों समांतर में रहेंगे तो दोनों का 15-15 ही रहेगा। तो बोलो कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकुलाम, कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकुलाम। अब बताओ श्रेणी क्रम में चूंकि आवेश रहता है नियत तो दोनों में यही चार्ज तो कांस्टेंट निकलेगा, तो दोनों में बांटना है मुझे, तो 30 माइक्रोकुलाम इन दोनों का है तो प्रत्येक का कितना होगा 15-15, बेसिक बात है क्योंकि ये भी 4 है ये भी 4 है। ठीक ऐसे उधर भी निकाल देते हैं, उधर लिखने के लिए Q24 लिख देते हैं। Q24 का मतलब है C2 एंड C4 के लिए, तो C2 और C4 के लिए बोलो क्या लिखेंगे यार, CV और C की वैल्यू वापस इन दोनों के लिए भैया 2 ही थी, 2 माइक्रोफैरड इंटू चूंकि वोल्टेज वही रहेगा तो आंसर बोलो 30 माइक्रोकुलाम। क्या 30 माइक्रोकुलाम दो जगह जाएगा, 4 माइक्रोफैरड में और 4 माइक्रोफैरड में, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो वापस से भैया कितना कितना जाएगा 15-15। तो आंसर आ रहा है प्रत्येक संधारित्र पर 15 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा, जो कि आपके सामने वेल प्रूफ है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। इसका एक छोटा सा मिनी डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सभी धारिताओं के जो मैग्नीट्यूड है भैया वो सेम है। ये भी 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है भैया वो 100 वोल्ट है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। अच्छा, इन दोनों के बीच अगर 100 वोल्ट है तो कितने लोगों को समझ आया कि इस वाले 6 माइक्रोफैरड के बीच तो 100 वोल्ट होगा, है ना। सवाल क्या कह रहा है कि सी और डी के बीच तुम्हें फाइंड करना है विभवांतर, तो एक्चुअल में तुम्हें लिखना है VCD। क्या लिखना है VCD। अब फार्मूला होता है V बराबर Q अपान C, तो Q भैया हो जाएगा टोटल, क्यों हो जाएगा टोटल, क्यों टोटल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहां से कोई क्यों चार्ज ट्रेवल करेगा तो क्या इस पूरे सर्किट से होता हुआ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां से सर्किट को ऐसे ओपन कर देंगे तो ये वाला 6 ये वाला 6 और ये वाला 6 तीनों दिखेंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो क्यों टोटल अपान में C कौन से बीच का, CD के बीच का, सिंपल कहें तो 6 माइक्रोफैरड। समझ में आया सभी को। अब ध्यान से देखो तो मिसिंग कौन सी चीज है, क्यों टोटल। अब क्यों टोटल कैसे लिखा जाए, तो क्यों बराबर बोलो क्या लिखेंगे, क्यों टोटल बराबर CV, क्यों बराबर CV होता है। अब V की वैल्यू तो सवाल में 100 वोल्ट दे रखी है,
पर मुझे सी नहीं पता है, इस सी को कहां से कहां तक का लिखेंगे। एक्चुअल में मुझे इस वाली लाइन का चाहिए, तो ये वाला 100 वोल्ट तो इस 6 के लिए अप्लाई हो रहा है, पर इन तीनों के लिए अप्लाई अलग अलग होगा, इसलिए इन तीनों का भैया निकाल लीजिए श्रेणी क्रम का टोटल। तो सी जो होगा एक्चुअल में वो ये होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस का 1/6। यहां से एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा भैया, एलसीएम मिल जाएगा 6, ये 1, ये +1, ये +1, मतलब ये हो जाएगा भैया 3/6। अगर इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये भैया वैल्यू 1/c आ गया, 1/c आएगा 1/2, और जब भैया c निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। मतलब ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6 श्रेणी क्रम में जुड़ करके तुल्य धारिता कितनी देंगे, 2 माइक्रोफैरड, और यही तुल्य धारिता हम यहाँ पर सीवी पे लिखने वाले हैं। तो क्यों टोटल बताओ, यहां से पता चल जाएगा, क्यों टोटल बोलो कितना लिखेंगे, तो 2 माइक्रोफैरड इनटू में 100, क्योंकि वोल्टेज तो 100 वोल्ट अप्लाई हो रहा है इस बाहर वाले के लिए, इस 6 के लिए अकेले 100 है, पर अगली बार ये 3 जगह डिवाइड हो रहा है, तो आंसर तो 100/3 आ ही जाएगा। पर कैसे वो एक चीज देख सकते हैं, 200 माइक्रोकुलाम। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। अब इस चार्ज को ही तो मैं यहां पे रखना था, तो वीसीडी निकल आएगा। वीसीडी बोलो क्या लिखेंगे भैया, वीसीडी लिखेंगे 200 माइक्रोकुलाम अपान में 6 माइक्रोफैरड। तो बोलो क्या माइक्रो से माइक्रो मर जाएगा यार, है ना, कुलाम पर फैरड तो भैया वोल्ट बन जाएगा। और इसे अगर हम सॉल्व कर लें, 2 से काट लें, ये 3 आ जाएगा और वो 100 आ जाएगा, तो भैया आंसर आ जाएगा 100/3। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा, ये 3 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100/3 वोल्ट, यानी जो वीसीडी साइड होगी वहां पर वोल्टेज आएगा 100/3। क्या बीडी के बीच भी 100/3 और यहां भी 100/3, वापस में आप 100/3 100/3 100/3 3 बार जोड़ दीजिए, तो नेट आंसर कितना मिल जाएगा, 100 वोल्ट। उम्मीद करते हैं ये भी सभी को आया होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की यार। अगला सवाल कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आप सर्किट पूरा कंप्लीट देख पा रहे होंगे, ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये है, तुम्हें ए और बी के बीच नेट सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, समांतर क्रम का रूल होता है कि जो सर्किट में सी लगे हो उनमें पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से हो, और श्रेणी क्रम का रूल है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हो, है ना। तो तुम ध्यान से देखो, ये संधारित्र की पहली प्लेट मान लें, ये पहली प्लेट, इस वाले की ये पहली प्लेट, ये इस वाले की पहली प्लेट, क्या ये तीनों पहली प्लेट एक ही बिंदु से कनेक्टेड है ना, और इनकी जो दूसरी प्लेट है वो यहां से कनेक्टेड है। तो मतलब ये दोनों ये वाले तीनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर। कौन से क्रम में, समांतर। तो इन दोनों के हम इन तीनों का नेट मान लेते हैं सी डैश, और सी डैश बराबर बोलो क्या लिखेंगे, 6 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का भैया नेट आ जाएगा 6 2 8 3 11, यानी कि ये 6 और ये 3 और ये 2 ने मिलकर के आंसर ने कितना दे दिया, 11 माइक्रोफैरड। अगर तुम्हें ये वाला इतना समझ में आ ही गया है, तो क्या ये वाले दोनों भी समांतर क्रम में ही लगे हैं, तो ये 5 है और वो 4 है, तो वापस से लिख देते हैं भैया सी डबल डैश 5 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, इक्विवेलेंट बोलो कितना आ जाएगा भैया, 9 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर्किट आपका रिप्लेस कैसे हो गया, हम यहां पर वापस से बना देते हैं। अब तुम्हारा जो सर्किट है ना वो कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा, ये पॉइंट भैया ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब यहां पर कैपेसिटेंस आपके सामने लिख देते हैं, ये भैया 9 माइक्रोफैरड बन गया, ये 11 माइक्रोफैरड बन गया, और ये 8 माइक्रोफैरड बन गया। अब तुमसे पूछा गया ए और बी के बीच की टोटल कैपेसिटेंस बता दो, तो बताओ ये कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या लिखते हैं, तो 1/CAB फाइंड करना है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो C1 की वैल्यू भैया 8 है, प्लस 1/11 प्लस 1/9, टोटल टर्म माइक्रो का, तो बाद में माइक्रो ऐड कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अपने को एलसीएम लेना आना चाहिए, तो एलसीएम बोलो यहाँ पर ऑड सभी नंबर है तो एलसीएम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करें सभी का मल्टीपल कर देते हैं, तो 11 गुणे 9 भैया 99, 99 गुणे 8, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। हालांकि बोर्ड में आपको रफ कार्य के लिए पेज मिलेगा, तो 8 9 72 के भैया आगे 2 हासिल आएंगे 7, 72 और 7 79 79, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब 792 पर, इन सभी का भाग दे देते, तो अगर आप 8 का भाग देंगे इस पर, तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा,
तो बोलो कितना आ गया भैया 99, प्लस अगर 11 से भाग देंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, तो 8 9 कितने होते हैं 72, प्लस अगर 9 से भाग देंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, तो 11 8 88। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हो गया भैया 1/CAB। बोलो क्या लिखेगा 700, सॉरी इनको जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 10 9 19, हासिल आएगा 1, तो 9 9 7 16, 16 9 26, 16 9 25 सॉरी, और बटे में कितना 792। मुझे फाइंड करना है CAB, तो भैया ये वैल्यू पलट जाएगी 792 बटे में 259, और याद करो इसका जो यूनिट था भैया वो माइक्रोफैरड था, ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर बहुत नीचे था तो कट हो गया है, पर आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा भैया। अगला सवाल आज की क्लास का है, दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, मतलब जो पूरा सर्किट है उस सर्किट की टोटल धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरड, मतलब CAB की वैल्यू है भैया 2 माइक्रोफैरड। अब कह रहा है संधारित्र C की धारिता ज्ञात करो। यहां पर आपको एक छोटा सा मार्क दिख रहा होगा C, ये वाला C तुम्हें फाइंड करना है। ऐसे में करें क्या, ऐसे में करने के लिए ध्यान से देखो, तो ये वाला सर्किट सभी को समांतर क्रम में नजर आ रहा होगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में जोड़ करके कितना बना देंगे 4, कितना बना देंगे 4, तो उन दोनों के लिए भैया हम C डैश मान लेते हैं, C डैश हो जाएगा भैया 2 + 2 इक्वलेंट 4 माइक्रोफैरड। उम्मीद करते हैं आया होगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये वाला जो 4 माइक्रोफैरड आया, क्या वो इस वाले 4 के साथ श्रेणी क्रम में हो गया, क्योंकि वो लाइन में आ गया ना, तो ये वाला 4 और वो वाला 4 आपस में हो गए श्रेणी क्रम में, इनको जोड़ लेते हैं। इनके लिए आंसर मान लो C डबल डैश, तो श्रेणी क्रम में आ गया। अभी कौन से क्रम में आ गया भैया, श्रेणी क्रम में। तो हम यहां पर इसे इरेज करते हैं। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र भैया आप सभी को आता होगा, 1/C होता है, तो हमने इसे C डबल डैश माना हुआ है ना, तो 1/C डबल डैश इक्वलेंट 1/4 + 1/4। ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कौन से क्रम में थे, श्रेणी क्रम में, तो 1/4 + 1/4, एलसीएम यहां से मिल गया भैया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये 1 आ गया भैया 1 C डबल डैश। अब C डबल डैश अगर निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा, 4/2, और 4/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर भैया कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। उम्मीद करते हैं यहां तक हर बच्चे को आया होगा, मतलब इस पूरे यहां तक के सर्किट का जो नेट आंसर आया भैया वो आया ये 2 माइक्रोफैरड। कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अब तुम थोड़ा भेजा लगाओ, अब सर्किट एक्चुअल में बन कैसा गया है, तो यहां पर हम छोटा सा सर्किट बना देते हैं ताकि चीजें और क्लियर नजर आए। ये वाला पॉइंट है भैया A और ये वाला पॉइंट है B, और इसकी कैपेसिटेंस है भैया C, और ये वाला जो आंसर हमने लिखा ना, ये वाला, ये इन दोनों का नेट था, तो इन दोनों का नेट अभी भी तो निकाला है हमने, 2 माइक्रोफैरड है, और ये वाला जो 2 है एक्चुअल में यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, और ये सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर रहा है। तो B यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, बात एक ही है भैया। अब बताओ तुम्हें सर्किट समझ में आया ना, मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने जब 2 बार इसको सॉल्व कर दिया तो सर्किट कुछ ऐसा नजर आने लगा। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये वाली पहली प्लेट है, ये वाली इसकी पहली प्लेट है, तो जब पहली प्लेटें एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से हो, है ना, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे कि पहली प्लेट, ये पहली प्लेट तो A से जुड़ा है, दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट कहां से जुड़ी है B से, तो कौन सा क्रम हो गया, आप कहेंगे समांतर है। समांतर में बोलो भैया फार्मूला क्या लगाते हैं, तो इन दोनों के लिए हम आंसर लिख देते हैं C ट्रिपल डैश करके, तो हम बोलो क्या लिखेंगे भैया 2 + 2 इक्विवेलेंट आ जाएगा भैया 4 माइक्रोफैरड। जब आप इन 2 और इन 2 को आपस में जोड़ करके खत्म करेंगे तो सर्किट कितना बनेगा, सर्किट बस इतना बचेगा, ध्यान से देखो, बस इतना, ये वैल्यू C है, ये वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब तुम बताओ CAB की वैल्यू सवाल में 2 माइक्रोफैरड दे रखी है, अब ये सर्किट कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में है, तो फिर बताओ आंसर क्या करना चाहिए, क्या आंसर ये हो जाएगा भैया 1/CAB इक्विवेलेंट हो जाएगा भैया 1/C प्लस में 1/4। क्या कैलकुलेशन समझ में आई सभी को। अब ध्यान से देखो, तो CAB की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, तो हम क्या करते हैं इसी को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहां पर। अब बोले यहां पर क्या लिखेंगे 2। अब मुझे बताओ 1/C लिखना है, क्या लिखना है 1/C, तो 1/C को हमने इधर रखा और 1/4 इधर बाहर कर दिया, तो बोलो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ से माइनस 1/4 घटा दीजिए, तो भैया C की वैल्यू 4 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4,
जो कि आंसर आ भी रहा, आप चेक कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो भी 4 आ जाएगा, वरना तो 4 आ ही रहा है, कोई आफत वाली बात नहीं है। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास का अपना अगला सवाल है, और ये वापस से व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पर बीच में यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, बाहर 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं इस सवाल की। इस सवाल में कह रहा है संलग्न परिपथ में संधारित्र का प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करने से पहले तुम्हें पहले इस टोटल सर्किट की सी आनी चाहिए। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, या कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए और इस वाले पॉइंट का मान लेते हैं बी। तो सबसे पहला काम है कि सीएबी फाइंड कर देते हैं, है ना। तो सीएबी बोलो क्या लिखा जाए। क्या सीएबी लिखने के लिए तुम्हें आपस में बताओ ये कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में, और ये आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। देन आपस में कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, है ना। तो सबसे पहले सीएबी ना लिखो, सबसे पहले इनको छोटा छोटा सॉल्व कर देते हैं। ये वाला 6 और ये वाला 6 आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी, तो यहाँ पर इनको निपटाते, है ना। इसके बाद लिख देते हैं 6 और 3 का आंसर मान लेते हैं सी डैश है, तो हम लिखते हैं 1/c डैश इक्वलेंट 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा यार, एलसीएम मिल जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो भैया आ जाएगा 3/6। अगर हम सी डैश निकालें तो क्या 6/3 आ जाएगा। 6/3 का मतलब भैया 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, 6 और 3 का आंसर 2 माइक्रोफैरड है, ठीक ऐसे ही 12 और 4 को भी निपटा देते हैं। तो 12 और 4 के लिए भैया नेट आंसर मान लो सी डबल डैश है, तो हम क्या लिखेंगे 1/12 प्लस 1/4। एलसीएम बोलो कितना मिलेगा इस बार, एलसीएम मिल जाएगा 12, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 4/12, 4/12। और आप सी डबल डैश लिखने वाले हैं तो ये 12/4 हो जाएगा, और 12/4 हो जाएगा बोले तो 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आया है। यानी 12 और 4 का नेट आंसर कितना आएगा 3, और 6 और 3 का नेट आंसर कितना आएगा भैया 2, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ करके सीएबी की। तो सीएबी बोलो क्या लिखेंगे सब लोग, सीएबी बराबर, फार्मूला लिख देते हैं चलो, सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी डैश की वैल्यू है भैया 2 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू है भैया 3 माइक्रोफैरड, तो भैया सीएबी बोलो कितना आ गया, सीएबी आ गया 5 माइक्रोफैरड। उम्मीद करते हैं आप 5 तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सवाल ने सीएबी तो पूछा ही नहीं था, पूछा कुछ और है। उसने पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र का चार्ज बता दो। प्रत्येक संधारित्र का चार्ज निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, आपको याद होगा क्यू टोटल निकालते हैं, तभी तो चार्ज का बंटवारा कर पाएंगे यार। तो सबसे पहले क्यू टी लिख देते हैं। क्यू टी बोलो क्या होगा यार, क्यू टी होगा भैया सीएबी इंटू वी। अब बोलो सीएबी कितना है, सीएबी की वैल्यू भैया 5 है, इंटू वो 20 है, तो भैया हो जाएगा 20 पंचे 100 माइक्रोकुलाम। 100 माइक्रोकुलाम, यानी इस पूरे सर्किट में 100 माइक्रोकुलाम का चार्ज ट्रेवल कर रहा है, और वो 4 जगह जाना है, 6 में जाना है, 3 में जाना है, 12 में जाना है, 4 में जाना है। कितना कितना जाएगा बस ये पूछा गया आपसे, तो हम एक एक जगह का चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 6 और 3 में निकालते हैं, 12 और 4 में निकालते हैं। एक बात तुम्हें समझ में आ चुकी होगी कि जो चार्ज 6 में होगा वही चार्ज 3 में होगा, जो चार्ज 12 में होगा वही चार्ज 4 में भी होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्यू 6 का मतलब है कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड वाले में, तो बोलो क्या लिखेंगे सी वी। सी का मतलब है इन्हीं दोनों का सी, इन्हीं दोनों का सी बोलो कितना है यार, तो हम यहाँ पे काट देते हैं इसको, इन्हीं दोनों का भैया सी है 2, क्योंकि 6 और 3 का सोल्यूशन कितना है, ये लिखा है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड इंटू, क्या ये साइड और ये साइड आपस में हो गई समांतर क्रम में, तो वोल्टेज जितना इस वाली लाइन में रहेगा उतना ही वोल्टेज इस वाली लाइन पे रहेगा, तो 2 माइक्रोफैरड इंटू में भैया हो गया 20, तो बताओ आंसर कितना आ गया, 20 दूना 40। चूंकि ये चार्ज है तो यूनिट रहेगा माइक्रोकुलाम। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा, मतलब 6 और 3 वाले में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो 40 माइक्रोकुलाम होगा। अब टोटल ध्यान से तो 100 है, तो क्या इस वाली लाइन में भैया 60 आ जाएगा, चेक कर देते हैं चलो। क्या ये 12 और ये 4 है, तो क्यों 12,4 इक्विवेलेंट बोलो इन दोनों का नेट कितना है, इन दोनों का नेट भैया है 3 माइक्रोफैरड इंटू इस पर भी सप्लाई 20 वोल्ट की है, तो 20 से कितना होता है भैया 60, और यूनिट ये रहेगा माइक्रोकुलाम। उम्मीद करते हैं आपको अगला भी आंसर आया होगा। ये रहा 60 माइक्रोकुलाम और ये रहा भैया 40 माइक्रोकुलाम, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की,
और अगला सवाल बहुत बेसिक है पर 2023 में पूछा गया है। याद रखना है कि अब की क्लासों में सिर्फ पूछे हुए सवाल ही कराए जाएंगे विधिवत कैलकुलेशन के साथ, ठीक है ना। सवाल कह रहा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैल्यू क्या क्या दे रखी है भैया, वैल्यू दे रखा है V बराबर 2 वोल्ट और C बराबर दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। हम इसे लिख देंगे 10 गुणे 10 की पावर -6 फैराड। तुम्हें ऊर्जा फाइंड करनी है तो इन दोनों में बहुत सिंपल रिलेशन बोलो क्या होता है यार, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या सबसे घटिया सवाल है, मतलब बहुत सरल सवाल है, बस कैलकुलेशन पर डिपेंड है। तो चलो निपटाते हैं यार इसे। हम लिखेंगे हाफ इंटू सी की वैल्यू ये है 10 गुणे 10 की पावर -6 इंटू V का स्क्वायर। V कितना है भैया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे भैया 2 आ जाएगा, 10 की गुणा इसमें कर दीजिए तो भैया 20 आ जाएगा, 20 गुणे 10 की पावर -6 आ जाएगा। चूंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का यूनिट भैया जूल होता है। आपके सामने आंसर है, आंसर आ रहा 2 गुणे 10 की पावर -5 जो कि यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। याद रखना है सिर्फ कठिन सवाल ही नहीं आते हैं, कुछ तो बहुत सरल आते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्यों नाम 4 संधारित्र के मैग्नीट्यूड C मान करके समांतर क्रम में लगा के आपको समझा देते हैं। तो मान लेते हैं 4 संधारित्र हैं, 1 2 3 4। एक सप्लाई से हमने लगा दिया इनको। अब बात कर लेते हैं कि इनके वैल्यू क्या क्या दे रखी है। चूंकि ये सभी समान है तो हमने सबको C मान लिया। क्या मान लिया C। आगे कह रहा है जब 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं, मतलब ये वाली जो सप्लाई है भैया वो 1.5 वोल्ट है पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित हो जाता है। मतलब प्रत्येक पर जो चार्ज है वो भैया सेम है 1.5 माइक्रोकुलाम। आगे क्या कह रहा है यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से चार्ज किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर चार्ज की गणना करो। तो सबसे पहले क्या करो, इन दो वैल्यू का यूज करके आप C निकाल लो। ये देखो भैया Q की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है। तो फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। अब Q की वैल्यू बोलो कितनी है, Q की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकुलाम और वो है भैया 1.5 वोल्ट। तो बताओ कट जाएगा ये, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा यार। तो ये आंसर 1 आ गया। तो C बराबर आ गया भैया 1 माइक्रोफैराड। कुलाम पर वोल्ट का यूनिट क्या होता है फैराड, और माइक्रो ऊपर बच गया तो हमने माइक्रो सीधा सीधा लिख दिया। अब क्या कह रहा है इन्हें जोड़ो श्रेणी क्रम में। इन्हें कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो चलो लगाते हैं यार 1 2 3 4 और सेल से उसी आवेशित कर दो 1.5 वोल्ट से। अब बोलो इनकी धारिताएं कितनी है भैया, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है। कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना करो। अगर यहां से भैया चार्ज क्यों ट्रेवल कर रहा है तो यही क्यों यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। मतलब तुम्हें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालने के लिए हर जगह क्यों नहीं निकालना, एक ही बार क्यों निकाल दो निपट जाएगा। तो क्यों बराबर बोलो होगा क्या, क्यों बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं इधर CV। ध्यान से देखो तो V की वैल्यू सवाल में 1.5 है पर मिसिंग कौन है C। तो सबसे पहले C निकाल दो। यहां पॉइंट मान लो ये A है और ये B है, सभी चूंकि श्रेणी क्रम में लगे हैं तो हम लिखेंगे 1 अपान CAB इक्वलेंट 1 बाई C1 C2 C3 C4। तो हम लिखेंगे 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1, है ना। एलसीएम बोलो नीचे कितना मिल जाएगा, नीचे एलसीएम भैया 1 मिल जाएगा, ऊपर 1 1 1 4 टाइम जुड़ेगा तो भैया 4 बाई 1 बन जाएगा। मतलब 1 बाई CAB इक्वलेंट क्या आ गया 4 बाई 1। अगर हम यहां से CAB लिखें तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा 1 बाई 4, 1 बाई 4। और 1 बाई 4 को सॉल्व कर लेंगे अगर आप तो आंसर आ जाएगा 0.25 माइक्रोफैराड। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। तो हमें CAB की हुई तो ढूंढना था, CAB की वैल्यू बोलो उधर से कितनी आई है, CAB की वैल्यू उधर से आई है 0.25 गुणे, चूंकि वो माइक्रो है तो हम इसे 10 की पावर -6 लिख देंगे इंटू V की वैल्यू ये है 1.5। बस यहां पर कैलकुलेट करके आंसर कर दीजिए। 15 × 5 = 75 के होते हैं भैया 5 और 15 दूना 30 और 30 7 37। कितने अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक ये, दो अंक ये, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 0.375 और ये वैल्यू चूंकि क्यों है और ये माइक्रो बच गया है तो हम सीधा सीधा माइक्रो कुलाम ही लिख देते हैं। क्या आ रहा है, ये आ रहा है
0.375 माइक्रो कुलाम। माइक्रो कहां से आ गया, तो 10 की पावर -6 बचा, तो हमने इसको माइक्रो से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की आज की। ये अच्छा सवाल है, 2019 का फेवरेट है। कह रहा है एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है ना, तो हम यहां पे फार्मूला लिख देते हैं, डेल्टा यू बराबर एक तो जोड़ने से पहले की ऊर्जा और एक बार जोड़ने के बाद की ऊर्जा। तो यहां पे लिख देते हैं पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। बात समझ में आ गई ना। अब पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो एक बार ये धारिता 10 माइक्रोफैराड, अगली बार धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड। यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं। एक्चुअल में देखो V तो कांस्टेंट है 100 वोल्ट के साथ, सॉरी 200 वोल्ट के साथ दोनों के लिए। C1 और C2 की वैल्यू चेंज है, पहली बार है वो 10 माइक्रोफैराड और अगली बार है भैया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। इन वैल्यूओं में ध्यान से, तो V कॉमन है, तो हम पहले की ऊर्जा के लिए मान लेते हैं एक वर्ड U1 और इसे मान लेते हैं U2। तो अब U1 और U2 की वैल्यू हम पहले अलग से निकाल देते हैं, यहां फिर आंसर कर देंगे, ठीक है। तो U1 बराबर बोलो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे C1 V स्क्वायर। अब वैल्यू रख लो, चाहो तो हम तरीके से बता देते हैं। और U2 बोलो कितना हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर। तुम ध्यान से को, तो मुझे यही करना है ना, तो सीधा सीधा कर देते हैं यार, डेल्टा U निकल आएगा। तो बोलो ध्यान से, क्या हाफ हाफ दोनों से कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन है। क्या ये C1 है और ये C2 है, V स्क्वायर भी कॉमन है, तो V स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा C1 माइनस C2 और V स्क्वायर कर दिया दोनों से कॉमन। तो ये एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, वरना ये तरीका है कि आप U1 को अलग सॉल्व कर लो, U2 को अलग सॉल्व कर लो, देन U1 माइनस U2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, तो हमने ऐसे कर दिया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बोलो क्या लिखेंगे यार, ये हो जाएगा हाफ C1 माइनस C2। C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 2, तो 10 से 2 जाएगा भैया तो 8 आएगा, है ना। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 8, चूंकि दोनों की यूनिट माइक्रो है तो हमने इसे 10 की पावर -6 लिख दिया, इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू है 200, तो 2 का स्क्वायर करेंगे भैया 4 आ जाएगा, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। 4 जीरो की बजाय हम 10 की पावर 4 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया 4। अब बोलो डेल्टा U लिखना है ना अपने को, तो 4 गुणे 4 होता है भैया 16, गुणे ये -6 प्लस 4 है, तो भैया 10 की पावर -2 आ जाएगा जूल। आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो 0.16, हाँ ये देखो आ रहा है 0.16, क्योंकि 10 की घात -2 है, सारे खत्म कर देंगे तो 0.16 भी से लिखा जा सकता है, मतलब इसे 0.16 भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की, और ये आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है। तो सवाल क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है भैया 10 माइक्रोफैराड, तथा इस पर आवेश कितना है 100 माइक्रोकूलम, है ना। तो हम सबसे पहले इसका C लिख देते हैं, C बराबर 10 माइक्रोफैराड, और इस पर जो चार्ज है वो है भैया 100 माइक्रोकूलम। अब क्या कह रहा है, आवेश को नियत रखो, मतलब आवेश की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करने के लिए कितना काम करना होगा, तो जब प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि दूरी दोगुनी होने पर, अब याद करो C का एक रिलेशन होता है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब D को करेंगे दोगुना तो भैया C हो जाएगा आधा, C कितना हो जाएगा आधा। दूरी दोगुनी होने पर धारिता आधी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी आधी। तो चार्ज तो नियत रहेगा पर C आधा रह जाएगा, है ना। ऐसे में क्या करेंगे, जो काम होगा वो कितना होगा, कह रहा कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W बराबर, चलो हिंदी में लिख देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, या सॉरी रुक जाना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में
परिवर्तन, है ना। तो कार्य को हम लिखते हैं W से, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या करें, U2 माइनस U1। अब सवाल है कि U2 और U1 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो ध्यान से, तो सवाल में दो चीजें दे रखी हैं, C दे रखा है और Q दे रखा है। जब C और Q दे रखे होते हैं तो U का रिलेशन होता है Q स्क्वायर बाई 2C। मतलब फार्मूला होता है U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C, जब Q और C वैल्यू दे रखी हो तब, है ना। तो अब बोला ऐसे में क्या किया जाए, U2 के लिए बोलो क्या लिखेंगे, U2 के लिए हम लिखेंगे हाफ, चूंकि हमें उस वाले फार्मूले से लिखना है, चार्ज दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर बाई C2, यहां बोलो क्या लिखेंगे, माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई C1। उम्मीद करते हैं फार्मूला बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसका देख लेते हैं कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करने के लिए चलो यहीं पर देखते हैं। तो यहां से बोलो क्या Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 हो गया कॉमन, अंदर बोलो क्या बचेगा, 1 बाई C2 माइनस 1 बाई C1, 1 बाई C2 माइनस 1 बाई C1, है ना। अब ध्यान से देखें तो Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रो कूलाम। तो हम इसे लिखेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा इधर देख लो, यही सॉल्व कर देते हैं। 100 को सभी जानते हैं 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 2, और ये माइक्रो है तो इसे लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करो तुम तो हो जाएगा भैया 10 की पावर माइनस 4। मतलब जो टोटल क्यू है वो 10 की पावर माइनस 4 है। अब बताओ 10 की पावर माइनस 4 का अगर स्क्वायर करेंगे, बटे में लिख देते हैं 2, अंदर बोलो क्या बचेगा, 1 बाई C2, 1 बाई C2। अब जो कि धारता रह गई है आधी, तो पहले कितनी थी, 10 माइक्रोफेरेड, ये C1 था, C1 10 माइक्रोफेरेड, ये रह गया आधा। तो मतलब C2 बराबर कितना लिख दें, 5 माइक्रोफेरेड। कितना लिख दें, 5 माइक्रोफेरेड। तो बोलो इधर क्या लिखा जाए, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस 1 बाई 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा। अब क्या करें, क्या करें, तो ये बोलो हो गया 10 की पावर माइनस 8, क्योंकि गुणा स्क्वायर करने पर घातों की होती है गुणा, घातों की क्या होती है, गुणा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 बटे में 2, यहां से माइनस 6 भी कॉमन कर लो, तो 10 की पावर माइनस 6, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया 1/5 माइनस का 1/10। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा। अब क्या करें, माइनस 8 से माइनस 6 काट दो तो ऊपर माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 10 की पावर माइनस 2 बटे में 2, अंदर बोलो क्या बचेगा, 10 माइनस 5 बटे में 50। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा, है ना। अब यहां से हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बाकी का काम देख लेते हैं फिर, है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये चीज मिटा रहे हैं, ये तो कॉपी कर चुके हैं सब लोग, ठीक। चलो वापस आते हैं, W बराबर ये बचेगा भैया 10 की पावर माइनस 2 बटे में 2, इंटू में बोलो कितना बचेगा, 5, और बटे में कितना बचेगा, 50। तो ये हो जाएगा भैया 10, है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 बटे में कितना हो जाएगा, 20। ये आपका आंसर है, पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो हम बताएं। तो आप इसे ऐसे लिख लो, 1/2 गुणे 10 की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा हमने, ये ऊपर -2 है, नीचे आएगा +2 हो जाएगा, ये +2 और ये प्लस का 1 लिखा है तो हमने घातें ऐड कर दी, प्लस का 3 बना दिया है, 1/2 लिख दिया है। अब 1/2 सभी जानते हैं 0.5 होता है, अगर 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि ये कार्य था तो आंसर भैया जूल आ जाएगा। क्या यही आ रहा है, आ रहा है 0.5 गुणे 10 की पावर -3 जूल। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी, मजा आया होगा आपको अगर आपने लास्ट कैलकुलेशन वगैरह की हमारे साथ में, है ना। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं ज्वाइन किया था, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना कतई ना भूला करें, है ना। क्योंकि फ्री में अगर कंटेंट आपको दिया जा रहा है तो बदले में कुछ तो डिमांड रखी जाएगी, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।